अगर आप एस्पिरेंट है, डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, एसएसए, असिस्टेंट इन एसएससी, यूपीएससी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, सीएसआईआर और इसी प्रकार के दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए तो सर्विस रूल्स बुक के क्वेश्चंस हैं वो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और सारे सर्विस रूल्स को कवर किया जा रहा है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में। तो चलिए साथियों देख लेते हैं कर्मचारियों की सेवा नियमावली पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 13 का पहला क्वेश्चन 241। इफ देयर इज नो चेंज ऑफ रेजिडेंस ड्यूरिंग ए ट्रांसफर एट द सेम स्टेशन व्हाट इज द टीए एंटाइटलमेंट। यदि एक ही स्टेशन पर स्थानांतरण के दौरान निवास में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो टीए पात्रता क्या है। मतलब कि सेम ही स्टेशन पर ट्रांसफर हो गया है, वहां रेजिडेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो टीए एंटाइटलमेंट क्या हो जाएगा। फुल टीए मिलेगा या हाफ ऑफ द टीए मिलेगा या नो टीए मिलेगा या ओनली द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स मिलेंगे। क्या एंटाइटलमेंट हो जाएगी। सेम स्टेशन पर ट्रांसफर हो रहा है परंतु वहां कोई रेजिडेंस उसके क्वार्टर या स्थान परिवर्तन है वो नहीं हो रहा है, तो वहां टीए मिलेगा नहीं मिलेगा। कौन सा उत्तर आपका ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, नो टीए। उसको कोई टीए नहीं मिलेगा क्योंकि कंपलसरी वहां रेजिडेंस चेंज नहीं हो रहा है, उसको स्थान परिवर्तन नहीं करना पड़ रहा है। कोई एक ऑफिस है उसमें ए स्थान से बी स्थान पर ट्रांसफर हो गया है तो उसमें कोई रेजिडेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसको कोई टीए नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। और नया सवाल देख लेते हैं 242। When there is a compulsory change of residence due to a transfer at the same station, what is the composite transfer grant CTG entitlement? जब एक ही स्टेशन पर स्थानांतरण के कारण निवास में अनिवार्य परिवर्तन होता है तो समग्र स्थानांतरण अनुदान यानी कि सीटीजी पात्रता क्या होगी। आप देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि उसका निवास परिवर्तन नहीं हो रहा था, आवास परिवर्तन नहीं हो रहा था, परंतु यहाँ क्या हो गया है, एक ही शहर है जिसमें ए स्थान से बी स्थान पर परिवर्तन हो गया है, ट्रांसफर हो गया है, परंतु वहां क्या हो रहा है कि उसका निवास भी बदल रहा है, उसके आवास में परिवर्तन हो रहा है, उसको जगह भी बदलनी पड़ रही है। तो उसको सीटीजी मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितने मिलेगा। ऑप्शन देख लीजिए, 80% ऑफ बेसिक पे, 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे, 50% ऑफ बेसिक पे, फुल बेसिक पे। कंपलसरी यहाँ पर रेजिडेंस चेंज हो रहा है तो सीटीजी क्या हो जाएगा, सेम स्टेशन पर ट्रांसफर हुआ है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे। मतलब कि सीटीजी की जो दर है वो कितनी है, सीटीजी की दर यहाँ पर आप देखिए 80% है, 80% ऑफ बेसिक पे है वो तो दर है। इसका क्या हो रहा है, 1/3 मिलेगा, 80% है उसका 1/3 मिलेगा। यहाँ इस तरीके से इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। 80% तो दूसरे इलिजिबल कंडीशंस में मिल रहा है परंतु यहाँ 1/3 मिलेगा। क्यों 1/3 मिलेगा, क्योंकि अनिवार्य स्थान परिवर्तन हो रहा है, निवास स्थान में परिवर्तन हो रहा है, परंतु स्टेशन क्या है, एक ही स्टेशन है, सेम स्टेशन है, तो क्या हो जाएगा सीटीजी 1/3 मिलेगा, 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे। क्वेश्चन आ गया हमारा 243। If a transfer is between two stations within a short distance of not more than 20 km and involves a change of residence, what is the entitlement for TA? यदि स्थानांतरण 20 किलोमीटर से अधिक की छोटी दूरी के दो स्टेशनों के बीच होता है और इसमें निवास परिवर्तन शामिल होता है तो टीए के लिए पात्रता क्या है। कंडीशंस है वो बदली जा रही है हर एक क्वेश्चन में, और इस प्रकार के क्वेश्चंस पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे, आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो हर क्वेश्चन की सिचुएशन को, कंडीशन को समझिए। नो टीए, हाफ ऑफ ट्रांसफर टीए, फुल ट्रांसफर टीए, ओनली द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स। यदि स्थानांतरण 20 किलोमीटर से अधिक की छोटी दूरी के दो स्टेशनों के बीच होता है
तो यहाँ समझ लीजिए कि ए स्टेशन से बी स्टेशन के बीच की दूरी है वो 20 किलोमीटर से अधिक है, तो वहां निवास परिवर्तन भी होना है। अब टीए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही देखिए कौन सा उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, फुल ट्रांसफर टीए। 20 किलोमीटर से अधिक दूरी हो रही है और वहां कंपलसरी उसको रेजिडेंस है वो भी चेंज करना पड़ रहा है, तो टीए कितना मिलेगा? टीए जो होगा वो फुल मिलेगा। फुल टीए है उसको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, या कहना चाहिए कि फुल टीए है उसको मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 244। इन केस ऑफ ए ट्रांसफर बिटवीन टू स्टेशन विद इन 20 किलोमीटर वेयर देयर इज ए चेंज ऑफ रेजिडेंस, व्हाट परसेंटेज ऑफ बेसिक पे इज प्रोवाइडेड एज कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट यानी कि सीटीजी। 20 किलोमीटर के भीतर दो स्टेशनों के बीच स्थानांतरण के मामले में जहां निवास परिवर्तन होता है, मूल वेतन का कितना प्रतिशत समग्र स्थानांतरण अनुदान सीटीजी के रूप में प्रदान किया जाता है? कंडीशन है हर एक क्वेश्चन में बदली गई है। ए स्टेशन से बी स्टेशन के बीच में ट्रांसफर हुआ है और उसकी दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर के दायरे में उसका ट्रांसफर हुआ है, तो रेजिडेंस भी वहां पर चेंज हुआ है, परंतु दूरी कितनी है? विद इन 20 किलोमीटर है, तो अब सीटीजी कितना मिलेगा? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। 1/2 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे, 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे, फुल बेसिक पे, 80% ऑफ बेसिक पे। सीटीजी कितना मिल रहा है? 80% मिल रहा है, तो अब 80% का कितना परसेंट मिलेगा या फुल मिलेगा? कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे का 80% सीटीजी में मिलता है, परंतु यहाँ कितना मिलेगा? 1/3 ऑफ 80% मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1/3 ऑफ 80% सीटीजी उसको मिलेगा। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि उसका ट्रांसफर है विद इन 20 किलोमीटर हुआ है और उसमें अनिवार्य रूप से उसको रेजिडेंस चेंज करना पड़ रहा है, तो 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे उसको मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 245। When both husband and wife are transferred from the same station to another station within 6 months, but after 60 days of each other, what is the TA entitlement for the spouse transferred later? जब पति और पत्नी दोनों को 6 महीने के भीतर एक ही स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन एक दूसरे के 60 दिनों के बाद में स्थानांतरित किए गए पति या पत्नी के लिए टीए पात्रता क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो तो जरूर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। फुल कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, 50% ऑफ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, नो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, फुल टीए एंड डीए। कंडीशन समझिए, ए स्टेशन से बी स्टेशन है, यहां पर दो स्थान है ए से बी, और पी एंड क्यू दोनों पति पत्नी हैं, इनका ट्रांसफर है वो होता है विद इन 6 मंथ्स। पी क्यू आ गए कौन से स्थान पर? बी पर आ गए, दोनों आ गए हैं यहाँ पर बी स्थान पर आ गए हैं। कितने दिन के अंदर? विद इन 6 मंथ्स वो आ गए हैं, परंतु ट्रांसफर है दोनों के बीच का ट्रांसफर है वो 60 दिनों के बाद में होता है। सपोज पी का ट्रांसफर होता है, उसके 60 दिनों के बाद में क्यू का ट्रांसफर होता है, तो दोनों के बीच का जो अंतर है, दिनों का अंतर है, वो अलग हो गया, एक साथ में नहीं हो रहा है, 60 दिनों के बाद में हो रहा है, मतलब कि 2 महीने के बाद में हो रहा है। पी का ट्रांसफर हो रहा है कोई भी डेट को, उसके 2 महीने के बाद में क्यू का हो रहा है। और कंडीशन क्या है? विद इन 6 मंथ लग रही है और स्थान परिवर्तन भी हो रहा है, तो सीटीजी जो बाद में आएगा उसको कितना प्रतिशत मिलेगा? ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 50% ऑफ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। मतलब कि जितना मिल रहा है, यहाँ आप देखिए 50% मिल जाएगा। 50% का मतलब है कि 80% सीटीजी मिल रहा है, तो 40% मिल जाएगा, या जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा,
50% उसको प्राप्त हो जाएगा। किसको मिलेगा? बाद वाले को। आप कमेंट करके बता दीजिए पहले वाले को कितना मिलेगा, पी को कितना मिलेगा उसके 60 दिनों के बाद में, और क्यू का ट्रांसफर हो गया था बी स्टेशन पर, तो पहले वाले को कितना सीटीजी मिलेगा, दूसरे वाले को तो क्या मिल रहा था, 50% मिल रहा था। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 246। इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर ट्रांसफर्ड विद इन 60 days ऑफ ईच अदर टू द सेम स्टेशन, व्हाट इज द टीए एंटाइटलमेंट फॉर द स्पाउस ट्रांसफर्ड लेटर। यदि पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के 60 दिनों के भीतर एक ही स्टेशन पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो बाद में स्थानांतरित पति या पत्नी के लिए टीए पात्रता क्या है। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, पी एंड क्यू का ट्रांसफर हो रहा है, पोजीशन यहाँ देखिए ए से बी में जा रहे हैं, तो कंडीशन लग गई है कि 60 दिन के अंदर जा रहे हैं, विद इन 60 days के अंदर वो ट्रांसफर हो रहे हैं बी पोजीशन पर। जो बाद में जा रहा है उसके लिए टीए पात्रता क्या हो जाएगी। ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, नो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। उसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 60 दिन की कंडीशन आ गई। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम समझ चुके हैं 60 दिन के बाद में होता है तो 50% सीटीजी उसको मिल जाएगा, परंतु यहाँ क्या हो रहा है, वो तो 60 दिन के अंदर ही ट्रांसफर हो रहा है। तो दोनों भाई एक साथ में अपना सामान ले जाओ ना, अलग अलग क्यों लेके जा रहे, एक ही स्थान पर ट्रांसफर हुआ है, सेम स्टेशन पर हुआ है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 247। Which of the following is included in the definition of family under traveling allowance rules। ये फैमिली पर आधारित क्वेश्चंस हैं, वो तो जरूर पूछे जाते हैं। फैमिली में कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, वो पूछे गए थे और आगामी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। यात्रा भत्ता नियमों के अंतर्गत परिवार की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। ऑप्शन देखिए, सबसे एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, स्पाउस रिजाइडिंग विद द एम्प्लॉय रिगार्डलेस ऑफ डिपेंडेंस। ये शामिल हो जाएगा। स्पाउस है वो उसकी फैमिली में शामिल होगी चाहे तो वो डिपेंडेंट है या नहीं है। स्पाउस के लिए डिपेंडेंसी की कंडीशन नहीं होती है और उसको किस में शामिल किया जाएगा, परिवार में शामिल किया जाएगा। किसके अनुसार, टीए रूल्स के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 248। लेजिटिमेट चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली इफ दे आर। हिंदी अर्थ भी देख लीजिए। वैध बच्चों को परिवार की परिभाषा में शामिल किया जाता है यदि वे कौन सी कंडीशन में। ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। जो वैध बच्चे होते हैं, लेजिटिमेट चिल्ड्रन होते हैं, उनको किस कंडीशन में परिवार में शामिल किया जा सकता है। करेक्ट आंसर विल बी बी, रिजाइडिंग विद एंड होली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय। मतलब फैमिली में कब मानेंगे, फैमिली में उनको तभी माना जाएगा जो वो होली डिपेंडेंट हो और साथ में ही एम्प्लॉय के साथ में रह रहे हो। कौन सी कंडीशन के लिए, टीए रूल्स के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं 249। व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली आफ्टर जनवरी 1, 1999। 1 जनवरी 1999 के बाद परिवार की परिभाषा में शामिल बच्चों की संख्या पर क्या प्रतिबंध है। बच्चों की संख्या है वो 1 जनवरी 1999 के बाद में क्या होनी चाहिए, क्या रेस्ट्रिक्शन बताए गए हैं। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 2 चिल्ड्रन अनलेस बोर्न बिफोर December 31, 1998। मतलब कि 2 बच्चे से ज्यादा हो जाते हैं तो उनके लिए टीए रूल्स है, उनमें सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो 1 जनवरी 1999 के बाद में बच्चों के बारे में जिनको फैमिली माना जाए, क्या रेस्ट्रिक्शन आ गए, 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। 2 चिल्ड्रन से आगे उनको सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 250।
द रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डज नॉट अप्लाई टू। बच्चों की संख्या पर प्रतिबंध इन पर लागू नहीं होता। तो नियम लागू हो गए थे 31 दिसंबर 1998 के बाद में। क्या नहीं होने चाहिए? 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो उनको टीए रूल के तहत सुविधाएं नहीं मिलेंगी एम्प्लॉय को। अब यहाँ कंडीशन इस पर लागू नहीं होती। कौन सी कंडीशन में? ये जो 2 चिल्ड्रन है या 2 बच्चों के नियम है, रेस्ट्रिक्शन है, वो लागू नहीं होते। कौन सी कंडीशन पर लागू नहीं होते? ऑप्शन देखिए, उत्तर आपको पता लग गया होगा, निश्चित रूप से उत्तर पता लग गया होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एम्प्लॉइज विद नो चिल्ड्रन एज ऑफ December 31st 1998 बट नेक्स्ट कन्फाइनमेंट रिजल्ट्स इन मल्टीपल बर्थ्स। मतलब कि 31 दिसंबर 1998 तक कोई बच्चा नहीं था, परंतु आगे की कोई जन्म होते हैं और वहां पर मल्टीपल चिल्ड्रन हो जाते, 2 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो क्या होगा? उसके लिए तो कंडीशन ये हो जाएगी कि मान लीजिए 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, तो क्या हो जाएगा कि उसको एक ही यूनिट माना जाएगा। 2 बच्चे वाला रेस्ट्रिक्शन उन पर लागू नहीं होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, सर्विस रूल्स को समेटा गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में। सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस हैं, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। और सारे सर्विस रूल्स हैं, एक जगह पर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इन सभी को समेटा जा रहा है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में। अभी हम कर रहे हैं ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। नया सवाल देख लेते हैं 251। अंडर व्हाट कंडीशन कैन ए मैरिड डॉटर बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। किस स्थिति में विवाहित बेटी को परिवार की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है? मैरिड डॉटर को नहीं किया जाता है, परंतु कौन सी परिस्थिति में किया जा सकता है? ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? उत्तर जरूर देखिए कौन सा उत्तर हो जाएगा। परिवार की परिभाषा में मैरिड डॉटर को शामिल नहीं किया जाता है, परंतु कौन सी कंडीशन में किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इफ सी इज डाइवोर्स्ड, अबेंडेंड और सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड एंड इज फाइनेंशियली डिपेंडेंट। मतलब कि वो तलाकशुदा हो, परित्यक्ता हो, अलग रह रही हो, उसके पति के साथ में नहीं रह रही है, और जो एम्प्लॉई है उस पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, तो उसको उस फैमिली का क्या मान लिया जाएगा? हिस्सा मान लिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 252। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। नहीं वाले क्वेश्चन थोड़े से कठिन होते हैं। कौन शामिल होगा और कौन नहीं होगा? तो इनमें से 3 हैं वो शामिल होंगे, एक नहीं होगा। ऑप्शन देखिए, नहीं वाला कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। स्टेप फादर रिजाइडिंग विद एंड डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉई। स्टेप फादर है, चाहे तो एम्प्लॉई के साथ में रह रहे हैं और डिपेंडेंट है, फिर भी उसको परिवार का हिस्सा नहीं माना जाएगा। जो सौतेले पिता है उनको परिवार का हिस्सा नहीं माना जाएगा, बाकी को माना जाएगा। विडोड सिस्टर्स रिजाइडिंग विद एंड होली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉई, तो ये शामिल किया जाएगा, फैमिली में माना जाएगा। पेरेंट्स रिजाइडिंग विद एंड होली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉई, माता पिता है वो भी माने जाएंगे। माइनर ब्रदर्स रिजाइडिंग विद एंड होली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉई, ये भी माने जाएंगे। परंतु सौतेला पिता है वो परिवार में शामिल नहीं होता। आप कमेंट करके बता दीजिए, स्टेप मदर है वो शामिल होती है या नहीं होती है? परिवार का हिस्सा होगी या नहीं होगी स्टेप मदर? स्टेप फादर तो क्लियर कट बता दिया है कि नहीं होगा, परंतु क्या स्टेप मदर है वो परिवार का हिस्सा होगी नहीं होगी? आपके कमेंट आ जाने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 253। व्हाट इज द की कंडीशन फॉर पेरेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। बहुत ही गजब की बात बताई गई है। पेरेंट्स को आप फैमिली में कब मानेंगे, कौन सी कंडीशन में मानेंगे? माता पिता को परिवार की परिभाषा में शामिल करने की मुख्य शर्त क्या है?
ऑप्शन देखिए, मुख्य शर्त आपको बतानी होगी कि पेरेंट परिवार में कब शामिल हो सकते हैं, की कंडीशन क्या हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। दे मस्ट बी रिजाइडिंग विद एंड होली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉई। परिवार का हिस्सा कब माने जाएंगे, जब वो एम्प्लॉय के साथ में रह रहे हो और डिपेंडेंट भी हो। डिपेंडेंट के लिए भी कंडीशंस हैं, वो बता दी गई हैं, कितनी इनकम होने तक उसको डिपेंडेंट की श्रेणी में माना जाएगा। अगर उनकी इनकम उससे ज्यादा हो जाएगी तो वो डिपेंडेंट नहीं माने जाएंगे। वो आप कमेंट करके बता दीजिए कितने रुपये तक की इनकम होने पर वो डिपेंडेंट होते हैं, कितने से ज्यादा होने पर नहीं होते हैं। परंतु यहाँ कंडीशन बता दी गई है कि पेरेंट कब फैमिली का हिस्सा होंगे, जब वो एम्प्लॉय के साथ में रह रहे हैं और डिपेंडेंट है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 254। चिल्ड्रन स्टडिंग अवे फ्रॉम होम आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द फैमिली फॉर ट्रेवलिंग अलाउंस पर्पजेज इफ। घर से दूर पढ़ाई करने वाले बच्चों को यात्रा भत्ता प्रयोजनों के लिए परिवार का हिस्सा माना जाता है यदि। कौन सी कंडीशन में? ऑप्शन देखिए, कौन सी कंडीशन में? बच्चे हैं, माँ बाप से दूर, घर से दूर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ट्रेवलिंग अलाउंस पर्पज के लिए उनको परिवार का हिस्सा माना जाता है। कौन सी कंडीशन में माना जाता है? उत्तर देखिए, कौन सा उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। दे ज्वाइन देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग वेकेशंस एंड मीट अदर कंडीशंस। कोई सामान लेने के लिए, दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए जब वो घर आते हैं तो उनको क्या माना जाता है? परिवार का हिस्सा माना जाता है और उनको टीए मिलता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 255। अंडर द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 वार्ड्स कैन बी ट्रीटेड एज फैमिली मेंबर्स इफ। अभिभावक और वार्ड अधिनियम 1890 के तहत वार्डों को परिवार के सदस्यों के रूप में माना जा सकता है यदि। यहाँ पर रूल बताया गया है, कानून बताया गया है, गार्डियंस और वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत वार्ड है उनको फैमिली मेंबर माना जा सकता है। कौन सी कंडीशन में सदस्य माना जा सकता है परिवार का? ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। दे आर गिवन द सेम स्टेटस एज नेचुरल चिल्ड्रन थ्रू ए स्पेशल विल। मतलब कि एम्प्लॉय के द्वारा अपनी वसीयत में ये लिखा जाए, ये बताया जाए कि जो बच्चे होंगे, जो गार्डियन और वार्ड एक्ट के तहत बच्चे होंगे, वो नेचुरल चिल्ड्रन की तरह हकदार होंगे, तो उनको वो हक मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, सर्विस रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, विस्तृत होते हैं और उनको एक जगह पर लाना मुश्किल होता है, मिलना मुश्किल होता है। मैं लेकर के आ रहा हूँ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में सारे सर्विस रूल्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स दे रहे हैं, तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए और अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। देख लेते हैं अगला सवाल 256। फॉर ए विडोड सिस्टर टू बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट। एक विधवा बहन को परिवार की परिभाषा में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? विधवा बहन है, उसको परिवार का हिस्सा मान लिया जाएगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऑप्शन देखिए, उत्तर कौन सा हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। सी मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय एंड हर फादर मस्ट नॉट बी अलाइव और डिपेंडेंट। मतलब कि वो डिपेंडेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट होनी चाहिए और उसका फादर है या तो जीवित ना हो। जब फादर जीवित नहीं होगा तो विडोड डॉटर है वो किस पर डिपेंडेंट हो जाएगी? एम्प्लॉय पे हो जाएगी। या फादर भी एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट है तो विडोड सिस्टर है वो फैमिली का हिस्सा बन जाएगी। बहुत ही अच्छी कंडीशन बताई गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 257। स्टेप फादर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैमिली एज पर विच ऑफिशियल कम्युनिकेशन। किस आधिकारिक संचार के अनुसार सौतेले पिता को परिवार की परिभाषा से बाहर रखा गया है? तो सौतेले पिता को इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, स्टेप फादर को फैमिली का हिस्सा नहीं माना जाता है।
परंतु ये कब बताया गया, किस रूल के तहत बताया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटेड है। अगर क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, पेपर को कठिन बनाया जाएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। किस आधिकारिक संचार के अनुसार सौतेले पिता को परिवार की परिभाषा से बाहर रखा गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेटर डेटेड नवंबर 20th 2008, 20 नवंबर 2008 को फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक लेटर आया है जिसमें परिवार का हिस्सा नहीं होगा कौन? सौतेला पिता। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 258, मेजर ब्रदर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैमिली इवन इफ, वयस्क भाइयों को परिवार की परिभाषा से बाहर रखा गया है भले ही दे आर डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय, दे रिजाइड विद द एम्प्लॉय, दे हैव नो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, दे आर बोथ रिजाइडिंग विद एंड डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वयस्क भाइयों को परिवार की परिभाषा से बाहर रखा गया है, क्यों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दे आर बोथ रिजाइडिंग विद एंड डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय। चाहे वो एम्प्लॉय के साथ में रह रहे हैं और डिपेंडेंट है तो भी परिवार का हिस्सा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो क्या है? मेजर है, वयस्क है, तो उनको साथ में रहने के बाद में भी, डिपेंडेंट होने के बाद में भी परिवार का हिस्सा नहीं माना जाएगा। किसके तहत? ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 259, फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस चिल्ड्रन बोर्न थ्रू मल्टीपल बर्थ्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस इफ, यात्रा भत्ते के लिए एकाधिक जन्मों से जन्मे बच्चों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। मतलब कि ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स के तहत मल्टीपल बर्थ हो जाते हैं तो दो बच्चों का जो रेस्ट्रिक्शन है उसको रेस्ट्रिक्शन से अलग रखा गया है। कौन सी कंडीशन में रखा गया है? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। दे आर बोर्न टू एम्प्लॉइज विद नो प्रायर चिल्ड्रन एज ऑफ December 31st 1998, 31 दिसंबर 1998 से पहले एम्प्लॉय को कोई बच्चा नहीं था और उसके कन्फाइनमेंट के बाद में मल्टीपल बर्थ हो जाते हैं तो वो रेस्ट्रिक्शन है वो खत्म हो जाता है, उन पर लागू ही नहीं होता, क्योंकि वो तो एक साथ में प्रकट हो गए, पैदा हो गए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 13 का अंतिम सवाल 260, द कंडीशन ऑफ रिजाइडिंग विद अप्लाइज टू विच मेंबर्स ऑफ द फैमिली, साथ रहने की शर्त परिवार के किन सदस्यों पर लागू होती है और किन पे नहीं होती? ओनली चिल्ड्रन एंड स्पाउस, ओनली पेरेंट्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ऑल फैमिली मेंबर्स एक्सेप्ट द स्पाउस, ऑल फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग द स्पाउस। तो ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए साथ रहने की कंडीशन किस पर लागू होती है, किस पे नहीं होती है? अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑल फैमिली मेंबर्स एक्सेप्ट स्पाउस, मतलब कि पति पत्नी में से एक किसी के साथ रहने की कंडीशन जरूरी नहीं है, बाकी अगर किसी सदस्य को फैमिली मेंबर के रूप में शामिल करना है, परिवार में शामिल करना है, तो क्या करना होगा? रिजाइडिंग विद, साथ रहने की शर्त सभी फैमिली मेंबर पर लागू होगी, सिर्फ स्पाउस पे नहीं होगी। बहुत ही जोर का क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 13 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 260 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए और आपको पता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज कवर कर रहा है सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस। सर्विस रूल्स हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, एक जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है, सबको लाया जा रहा है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में। अभी हम ट्रैवलिंग अलाउंस पर आधारित क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद में दूसरा कोई टॉपिक लेंगे। अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।